विद्यार्थियों, कला की परिभाषा के विषय में जब मैं आपको बता रहा था, तब कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे कमेंट के द्वारा सौंदर्य के विषय में एक वीडियो लेक्चर की मांग की थी। बहुत ही अच्छी बात है। कला एवं सौंदर्य दोनों साथ में ही प्रथम वर्ष में भी पढ़ते हैं। उस वीडियो में चूंकि ये अध्याय बहुत बड़ा है, विस्तृत है, इसलिए उसमें मैंने कला के विषय में बताया था। और ये सौंदर्य के अंतर्गत में इसके 2 लेक्चर होंगे, जिसमें प्रथम लेक्चर आज मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इस वीडियो में आप संक्षेप में सौंदर्य और सौंदर्य की पाश्चात्य और पूर्वी देशों के विद्वानों के द्वारा की गई व्याख्या के विषय में जानेंगे। सौंदर्य शब्द जब बात करते हैं हम, तो प्रश्न उठता है, यह है क्या? सौंदर्य भाव है, अनुभूति है, जिसे सामान्य भाषा में व्यक्त करना बिल्कुल कठिन है। सौंदर्य चेतना मनुष्य का नैसर्गिक गुण होता है। यह कोई भी सुंदर वस्तु या दृश्य के प्रति आकर्षण मनुष्य का स्वाभाविक है। किसी भी कला का प्राण तत्व सौंदर्य कहा जाता है। सौंदर्य शब्द संस्कृत के सुंदर शब्द से बना है। यहाँ सु का अर्थ होता है भली प्रकार से, जिसके साथ उन्द शब्द लगते हैं तो आर्द्र करना, और अरण प्रत्यय लगता है जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से मन को आर्द्र करने वाला। सुंदर को आर्द्र करने वाला गुण ही सौंदर्य कहलाता है। हालिया युद्ध कोश में सुष्टि उन्नति आर्द्र करोति चितम इति सुंदरम का उल्लेख किया गया है। अर्थात जो चित्त या हृदय को द्रवित करने की क्षमता रखता है वही सुंदर है। अंग्रेजी में सौंदर्य का वाचक शब्द है ब्यूटी, जिसका अर्थ है कंटेम्पररी डिक्शनरी पेज नंबर 63 के अनुसार any of those attributes of forms, sounds, color, execution, behavior, etc., which gives pleasure and gratification to the sense or to the mind, a person or thing possessing these. अर्थात कोई आकृति, रूप, ध्वनि, रंग प्रस्तुति, व्यवहार आदि जो इंद्रियों को, मन को आनंदित प्रदान करे, संतोष प्रदान करे, ऐसा कोई व्यक्ति या चीज जो ऐसे गुणों को प्रकट करे, वो सौंदर्य कही जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी कुछ ऐसी ही परिभाषा, बिल्कुल इसके समतुल्य परिभाषा रखी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार combination of qualities as shape, proportion, color in human face or form or in other objects that delight the sight, the moral sense of the intellect. वस्तु का सौंदर्य उसका आध्यात्मिक तत्व है। सौंदर्य ही रस प्राप्ति या आनंद का मूल माना जाता है। मानव सुंदर वस्तुओं का सृजन करता रहा है। इनकी सृष्टि, मानव की सृष्टि संगीत में, चित्र के रूप में, मूर्ति के रूप में, काव्य के रूप में आदि ललित कलाओं में देख सकते हैं। जिस प्रकार कला की परिभाषा कोई निश्चित नहीं बताई गई है, सभी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, उसी प्रकार सौंदर्य की परिभाषा भी भिन्न भिन्न रही है। और पूर्वी देश के विद्वान या हो पश्चात्य देश के विद्वान, सभी मनीषियों ने अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित किया है। भारतीय ग्रंथों में भी पहले जो सौंदर्य शब्द, जो हमारे दर्शन का अभिन्न अंग हुआ करता था, उसमें शुक्र नीति सार का हम ये उदाहरण लेते हैं। शुक्र नीति सार के अनुसार अनुपात का सामंजस्य सौंदर्य प्रदान करता है। अनुपात का सामंजस्य सौंदर्य प्रदान करता है। ऋग्वेद में सौंदर्य के लिए श्री शब्द का उल्लेख किया गया है। उपनिषद के दौरान समस्त प्राणियों में व्याप्त परम सुंदर शब्द ईश्वर जो है वो आनंद रूप है। कालिदास के अनुसार किमीव ही मधुराणम मंडनाम नाकृतिनाम, अर्थात सौंदर्य नैसर्गिकता अथवा स्वाभाविकता में होता है। इसे अलंकार या मंडन की या ऊपर से किसी बाह्य आवरण की आवश्यकता नहीं होती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की चीज है। मन के भीतर की यह चीज है।
इसलिए वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार अंतःसत्ता की तदाकार भावना जन्य परिणति इसे कह सकते हैं। यानी कि वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान, सामने देखे हुए ज्ञान या सामने अनुभव किए हुए ज्ञान के अनुसार जो हमारी अंतःसत्ता से उसकी तदाकार भावना जन्य परिणति उपजती है, वही सौंदर्य है। रामविलास शर्मा के अनुसार प्रकृति, मानव जीवन और ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम सौंदर्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर सत्य के साथ मंगल के पूर्ण सामंजस्य को यदि हम अनुभूत करें तो यही सौंदर्य है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी सौंदर्य के संबंध में किंचित अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, यद्यपि दोनों में काफी साम्यता होती है। दार्शनिक प्लेटो से ही हम उदाहरण लेते हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भौतिक सौंदर्य को आध्यात्मिक सौंदर्य प्राप्त करने की सीढ़ी बताया है, एक माध्यम बताया है, और कहा है कि ईश्वर परम सुंदर है। सुंदरता के दो पक्ष होते हैं, जड़ और चेतन, ऐसा प्लेटो ने बताया। यूनानी कवि होमर का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा, ब्यूटी इज द ग्लोरियस गिफ्ट ऑफ नेचर। ये होमर का कथन है, ब्यूटी इज द ग्लोरियस गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का एक सुंदरतम उपहार है सुंदरता। विलियम शेक्सपियर के अनुसार ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। यानी सुंदरता क्या है, देखने वालों की आंखों में होती है, वस्तुओं में नहीं होती है। व्यक्ति अपने अंतर मन की आंख से देखता है, कोई वस्तु को महसूस करता है, वो कितना सुंदर है। इमैनुअल कांट, प्रकृति में कला और कला में प्रकृति जब एकाकार हो जाते हैं, वही सुंदरता है। रिचर्ड्स के अनुसार ब्यूटी इज इमोशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमंस, अर्थात मानव का जो इंद्रिय जनित या संवेदनात्मक संतुष्टि है, वही सौंदर्य है। लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं, दैट इज ब्यूटी which pleases all, which pleases without interest and without concept and pleases necessarily, यानी आवश्यक रूप से यह हमें आनंद प्रदान करती है। ब्यूटी which is pleases all, जो सबको आनंद प्रदान करती है, और जो pleases without interest, बिना किसी मतलब लोभ मनसा के, वो हमें आवश्यक रूप से ही आनंद देती है, ये सौंदर्य है। क्रोचे का नाम भी आपने बहुत अच्छे से सुना है। क्रोचे कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट विच इज एप्रोप्रिएट टू देयर वर्क इज ब्यूटीफुल। इट मीन्स एक वस्तु जो अपने कार्य में बिल्कुल उपयोगी है, कार्य के अनुकूल है, वह सुंदर है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं बामगार्टन। सौंदर्य शास्त्र के इतिहास में पहली बार सौंदर्य शास्त्र के अंग्रेजी जो लैटिन वर्ड है एस्थेटिको का प्रारंभ 1750 ईस्वी में बामगार्टन ने इस शब्द की उत्पत्ति की, इस शब्द को सामने प्रस्तुत किया। बामगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का पितामह भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंद्रिय माध्यम से पूर्णत्व की अनुभूति ही सौंदर्य है। इस दृष्टि से सौंदर्य चिंतन और उसका रसास्वादन पूर्ण रूप से इंद्रिय स्तर पर की जाने की वस्तु है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सौंदर्य दिव्य ज्योति है, उज्जवल प्रकाश है, जिसकी अनुभूति मनुष्य को जब बोध प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तब होती है। तो विद्यार्थियों, ये सौंदर्य की कुछ मूलभूत परिभाषाएं हैं जो आवश्यक काम आती है। प्रथम खंड में मैं इतना ही बताऊंगा। अब दूसरे खंड के वीडियो में ब्यूटी के क्या प्रकार हैं, कितने एस्पेक्ट हैं और कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इस पे विचार हम करेंगे। और इस निश्चित है कि यदि आपको पसंद आएगा, ये प्रथम वर्ष के लिए और बीएफए स्तर के छात्रों के लिए इतना पर्याप्त है। इसके आगे वाले जो वीडियो हैं वो उसमें इतना विस्तृत ज्ञान होगा कि वो आपके स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।